इस देश की गुलामी के 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहली गुलामी थी इस्लामिक स्टेट के अधीन, दूसरी गुलामी थी यूरोपियन स्टेट के अधीन और तीसरी गुलामी थी इंडियन सेकुलर स्टेट के अधीन, जिससे स्वतंत्रता मिली 26 मई 2014 को। ये कालखंड, इससे बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन पूरे इस कालखंड में सेकुलर स्टेट के दरमियान इस्लामिक अपीजमेंट इतना ज़्यादा हुआ और हिंदुओं को इतना सप्रेस किया गया कि इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव का रंग बदरंग हो गया। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। योगी आदित्यनाथ जी का दिया हुआ रक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिए और लोगों को भी स्मरण कराते रहिए कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बंटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपसे एक यह भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव के रंग को बदरंग करने की पूरी कोशिश इस सेकुलर इंडियन स्टेट के अधीन किया गया। पहली बात अगर शुरू करें वहाँ से, तो जब ये पाकिस्तान बन गया था तो इसे हिंदुस्तान बनना था, बल्कि क्लीमेंट एटली के मिनट बुक में, कैबिनेट मिनट बुक में यह स्पष्ट लिखा हुआ कि अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हम इसे 2 डोमिनियन यानी इस्लामिक डोमिनियन और हिंदू डोमिनियन में बांट सकते हैं। उसके हिसाब से हिंदुस्तान होना था इसको, या भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इतना ही नहीं, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी जो भी रहती है उसका धर्म ही उस देश का धर्म होता है। पूरी दुनिया को देख लीजिए, 92% हिंदू बचे थे इस देश में, और उस समय जो भी हिंदू यहाँ थे वो खालिश हिंदू थे, धर्मनिरपेक्ष वगैरह कुछ नहीं जानते थे। सेकुलर वकुलर सब अपने पॉकेट में रखिए, वो बिल्कुल खालिश हिंदू थे। लेकिन आपने क्या किया? हुकूमत के जोर पर उन्हें दबा दिया और हिंदुस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बदल दिया। इतना ही नहीं, उस समय से आपने जो अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, इसके वजह से द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द इस्लामिक कम्युनिटी इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, और उससे भी ज़्यादा उसको सेल्फ एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब अपने आप को महत्वपूर्ण मानने की वास्तविकता इतनी अधिक हो गई है कि वो हिंदुओं को कुछ समझते ही नहीं। अभी जैसे एक मामला शुरू हुआ, कहाँ से शुरू किया जाए? इस देश का दुर्भाग्य ही कहिए कि जहाँ संभल में हिंदू इतिहास या अस्तित्व अपने आप को बाहर प्रकट कर रहा था, उस पर पूरे देश में राजनीति छिड़ी थी, विरोध हो रहा था। इतना ही नहीं, एक आदमी ने तो ला करके झूठे कागजात भी दिखा दिए कि वक्फ की ज़मीन, लेकिन बाद में वो कागज़ जब छानबीन की गई तो झूठी साबित हुई, और फिर जमा करने वाले फिर नज़र नहीं आया।
ऐसे ऐसे होता है। दूसरा ये कि इस देश का इतिहास किसने गढ़ा है, कैसा गढ़ा है, क्या पढ़ाया जाता है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट और युवक छावा फिल्म देखकर जानते हैं कि संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने क्या किया, और इस गुस्से में पूरा महाराष्ट्र जल रहा है। और औरंगजेब की कब्र जो एएसआई की प्रॉपर्टी है उसके बारे में विचाराधीन है कि क्या किया जाए। इस समा को बदलने के लिए या जिस उद्देश्य से कहिए, एक सांसद खड़ा होते हैं और वो एक इतिहास बताते हैं कि राणा सांगा एक गद्दार था जो बाबर के साथ जाकर के उसे समझौता किया, और यहाँ पर भारत के स्थिति में वो लोदी से जिससे नहीं जीत पा रहा था, उस पर उसने बाबर से मदद मांगी थी। पहली बात है कि ये संसद है या यूनिवर्सिटी हिस्ट्री का। अगर ये था तो इसको हिस्टोरिकल काउंसिल में क्यों नहीं, हिस्ट्री काउंसिल में क्यों नहीं रखा? कुछ जगह पर टॉपिक रखिए, लेक्चर दीजिए। वाई इन द पार्लियामेंट? दूसरी बात कि आप देश के नायक को आप गद्दार बना रहे हैं, और आपका कहना भी कितना मज़ेदार है कि हम तो किताबों की बात कर रहे हैं, जो किताबों में लिखा है सो पढ़ के सुना दिया, सो बोल दिया। कौन तय करेगा, आप या आपके आका या आपके आका के आका या वर्तमान संसद तय करेगी कि नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ था? उसने भी वही कहा था जो सुना है कि किसी किताब में लिखा है, मुझे नहीं मालूम किस किताब में लिखा है, मैंने सुनी सुनाई बात कह रही, किंतु लिखा है, ऐसा कहा गया, कहा जाता है। किताबों की बात उस समय क्यों नहीं की गई? किताबों का रेफरेंस किस में क्यों नहीं दिखाया गया? और अगर इस तरह का है तो फिर कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है भारत में। और जहाँ तक रही, अब दो बातें हो जाती हैं, तीन बातें होती हैं। एक बात तो ये कि जब से ये बात हुई तब से डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट एक्सपर्ट को ला करके इस टॉपिक को डिस्कस कर रही है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है सो राणा सांगा को इस देश का हीरो बताते हैं, नायक बताते हैं। कुछ लोग हैं जो स्टोरी को कॉम्प्लिकेट करते हैं एंड बेनिफिट ऑफ डाउट बाबर को देना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन एक कैपिटल टीवी के डॉक्टर मनीष कुमार ने बहुत स्ट्रेट वे पूछा कि अगर राणा सांगा ने इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा था तो पानीपत के युद्ध में वो इधर से तो आना चाहिए था उनको। क्या वो बाबर के साथ जंग लड़े थे? बिल्कुल नहीं लड़े थे। उसके बाद की कहानी यह है कि किसी जंग में वो मूर्छित हो गए, तो वहाँ से वो किसी अन्य स्थान पर चले गए, वहाँ भी सेना एकत्र करने लगे। तो लोगों ने कहा कि ये तो अब फिर सेना एकत्रित करेगा और कभी हार मानेगा नहीं। लोगों ने जहर दे दिया, जैसा बताया जाता है किताबों में। लेकिन ये बात रही किताबों की। अब रही दो बातें। एक बात और कि किताबों की प्रासंगिकता पर कितना विश्वास किया जाए। एक चैनल पर कोई प्रोफेसर थे, वो बता रहे थे कि पहली बात कि बाबरनामा एक आत्मकथा है, और आत्मकथा का हिस्ट्री में कोई महत्व नहीं होता है, वो भी खासकर तब जबकि वो कंट्रोवर्शियल हो, कंट्राडिक्टरी हो। और राणा सांगा
के साथ अगर उसका डील हुआ है तो बाबर ने ही अपने बाबरनामा में जिस किसी से भी डील किया है, जिस तरह का डील किया है, कितना परसेंट का डील हुआ है, क्या डील हुआ है, किन हालात में, पूरा विवरण उसने लिखा है। राणा सांगा के साथ किया हुआ वो समझौता कहाँ है। दूसरा, कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि राणा सांगा ने अपने लेटर भिजवाया था, अपने खुद नहीं गए थे मिलने। इसमें एक 4 खंडों में ग्रंथ लिखा गया है, वीर विनोद। वो शायद पूरे मेवाड़ के लोगों की जितनी भी चिट्ठियाँ थीं वो कागज़ पर लिखी हुई थी, जहाँ शिलालेख था, दीवारों पर लिखी हुई थी, जहाँ भी जैसे भी मिला उस सब का संग्रह है। और आज भी वो मेवाड़ के लिए शोध का विषय है, संदर्भ का विषय है वो पुस्तक। उसमें भी ये बात कहीं नहीं है। और इस तरह से सारे तथ्य बताते हैं कि राणा सांगा गद्दार नहीं थे। अब आइए दूसरी बात कि संसद में इतिहास नहीं पढ़ा जा रहा है। संसद इतिहास पढ़ने की या पढ़ाने की जगह नहीं होती। पूरा देश अपने सांसदों से इतिहास सीखने के लिए टेलीविज़न पर दिन भर नहीं बैठता। लेकिन इन्होंने जो कहा वो इतिहास तो नहीं था। क्योंकि एक और बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ इतिहास की प्रासंगिकता पर। एक पुस्तक है भारत अखंडन, एक ग्रंथ है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। वो संदीप दीक्षित जी का लिखा हुआ है, जो राजस्थान डायलॉग्स के फाउंडर डायरेक्टर हैं। उन्होंने अलीगढ़ स्कूल का जिक्र किया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म था, प्रोवाइड करता था लोगों के डिस्कशन के लिए। एक एलीट सेक्शन बनाया जाना था मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, ताकि इस मतलब एलीट लोगों में पहुंच हो सके। और वही जो है अलीगढ़ स्कूल बाद में ऐसे लोगों को अपॉइंट करता है और बाद में ऐसे जगह एसोसिएट होता है कि वो हिस्ट्री ही करेक्ट करने लगता है। और उसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। इसमें अलीगढ़ स्कूल के एक कोई जनाब थे, मोहम्मद हबीब साहब। ये कुछ लोगों के साठगांठ करते हैं और एक रशब्रुक विलियम्स के साथ एक टीम बनाते हैं। और उधर मोतीलाल नेहरू की तितर बितर होती हुई स्वराज पार्टी ज्वाइन करके उसे यूनाइट करते हैं। और इस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सेक्शन में उन्हें प्रवेश मिलता है। द धर्म डिस्पैच के इस ये पुस्तक की पृष्ठ संख्या 36। द धर्म डिस्पैच के संस्थापक और मुख्य संपादक संदीप बालकृष्ण ने मोहम्मद हबीब की इस परियोजना का वर्णन अपनी पुस्तक धर्मनिरपेक्षता के 70 वर्षों में बहुत सुंदरता से किया है। भारत में मध्यकालीन मुस्लिम शासन में रक्त रंजित अभिलेख को आर्थिक दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया गया। मार्क्सवाद के भ्रामक सैद्धांतिक ढांचे से मोहम्मद हबीब को इस नीचतापूर्ण परियोजना में बहुत मदद मिली। लगभग एक साथ काम करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालयों इतिहास विभाग ने असत्य और अनर्गल बातों से भरी एक कहानी गढ़ी गई। उसके कुछ जो रिजोल्यूशन दिए गए उसमें पहला नंबर था कि भारत पर इस्लामी आक्रमण एक मिथक था। दूसरा, भारत का विजय पाने की अपनी इच्छा से मुस्लिम आक्रमणकारी इस्लाम से प्रेरित नहीं थे। और इसी तरह के और भी थे। तो दोस्तों, वो
और बल्कि औरंगजेब पर जो किताब लिखी गई थी उसे फिर रीराइट किया गया 11 वॉल्यूम्स में। तो हिस्ट्री कहाँ पर क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, और अब उसे ग्रंथों और किताबों से ज़्यादा पुरातत्व विभागों में देखना होगा या ASI से सर्वे कर डिपेंड करना होगा। बहरहाल यहाँ मामला क्या है कि पहली बात की जो औरंगजेब पर आक्रमण हो रहा था उसे तोड़ने की नीयत से समाजवादी पार्टी ने यह आक्रमण किया है हिंदू सेना पर। ये वही पार्टी है जो बहराइच में जाकर पत्थर फेंकने वालों में मारे गए, पुलिस की गोली से मारे गए लड़कों को, नौजवानों को, जिन्हें लोग शहीद कहते हैं, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक दे आए हैं। ये वही पार्टी है दोस्तों, याद कर लीजिए, जो निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूंज दिया था। इनके और भी बहुत सारे अफसाने हैं, लेकिन आज कोशिश करें कि विपक्ष के मेन चेहरा ये खुद हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस और इनकी पार्टी में चल रहा है कि कौन मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में लेता है। लेकिन इस मामले को और भी गंभीर तब बना दिया गया है जबकि ये कह दिया गया कि जिस आदमी ने ये आरोप लगाया है उसका उपयोग इसलिए उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि वो दलित वर्ग से आता है। अब इससे सुनते हैं मायावती जी ने भी कुछ अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अरे श्रीमान सांसद जी लोग महाराज, ये दलित, ये OBC, ये इस्लामिक, ये क्रिश्चियन, सारे तुम बात करोगे यार, हिंदू कहाँ हैं इस देश में? और हैं कि नहीं है सो बताओ। और जो 90% थे वो कहाँ गए? राणा सांगा को कोई गद्दार कह दे रहा और उस पर ये बात हो रही कि दलित का है तो OBC का है। ये क्या मतलब है? वो किसी भी वर्ग का है, अगर इस देश के नायक के साथ गद्दारी करता है तो वो खुद गद्दार है और उसे फांसी चढ़ा देनी चाहिए, या जो सज़ा न्याय शास्त्र बताता हो, दंड विधान बताता हो, वो देना चाहिए। इस पर इतनी ज़्यादा बातचीत और गति क्यों? वो आदमी बाहर निकल के कहता है कि मैंने जो बातें कही हैं सो इस किताब के आधार पर। किताब भी क्या चुना है? बाबरनामा, जिसमें कि एग्रीमेंट का डिटेल नहीं है। तो दोस्तों, विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, विषय आक्रमण का भी नहीं है। विषय ये है कि निश्चित रूप से कहना होगा कि इस धरती के, इस देश के, इस राष्ट्र के राष्ट्रवादी मौलिक निवासी के वंशज जो हैं उनका क्या होगा। ये कोई सांप्रदायिक रंग मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ विचार करने के लिए महामहिम सांसद जी लोगों से भी, संसद के अध्यक्ष महोदय से भी, सभी इतिहासकारों से, कि आखिर उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा जो यहाँ की इस धरती के मौलिक निवासी हैं, जिनके पूर्वजों ने जजिया कर दिया होगा, कितनी तकलीफ़ें सही होंगी, जिनके पूर्वजों को पता नहीं कितने दिन जेल में रखा होगा सेकुलर स्टेट ने, उनका क्या होगा। और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मेहरबानी करके इंसाफ लफ्ज़ का कभी इस्तेमाल ना कीजिए तो बेहतर है। जय श्री राम।